हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो में हम सेक्शन 16 और सेक्शन 17 करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। सेक्शन 16 क्या कहता है कि अगर किसी भी पार्टनर को, फर्म के किसी पार्टनर को पर्सनल प्रॉफिट होता है किस चीज़ से, किसी ऐसी फर्म की ट्रांजैक्शन से, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करने की वजह से, या फर्म के बिजनेस कनेक्शंस यूज करने की वजह से, या फिर फर्म का नेम यूज करने से, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो पार्टनर को, फर्म को दोबारा लौटाना होगा। अब किसी ट्रांजैक्शन से उसको पर्सनल प्रॉफिट कैसे हो सकता है? सपोज करो कि एक्स वाई जेड एक कपड़ा बनाने वाली फर्म है और वो किसी ए पर्सन के साथ में टाई अप करते हैं कि आप हमें धागा प्रोवाइड करोगे और हम उसके कपड़ा बनाएंगे। तो उसमें से एक्स जो पर्सन है वो ए को बोलता है कि मैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपको आपसे ही करवाऊंगा, तो आप मेरे को बीच में कमीशन दे दो। तो मतलब वो जो ट्रांजैक्शन में उसने बीच में कमीशन खाया है वो उसने खुद का पर्सनल गेन किया है। ठीक है, पहले वो चीज़ अगर फर्म को 10 रुपये में पड़ रही होगी तो इसके कमीशन की वजह से फर्म को वो 15 रुपये में पड़ रही होगी, तो वो 5 रुपये का जो कमीशन ये खा रहा है एक्स पर्सन, एक्स पार्टनर जो है, वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से बेनिफिट ले रहा है। और अगर वो प्रॉफिट इससे ड्राइव नहीं करता इस ट्रांजैक्शन से तो फर्म को नुकसान नहीं होता और वो फर्म को 10 रुपये में ही पड़ती। तो जो एक्स पर्सन को 5 रुपये का बेनिफिट हुआ था पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो उसको फर्म को लौटाना होगा। या फिर अगर कोई वो फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, फर्म के पास एक कार है और वो कार जो है अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है और अपने फर्म के पर्पज से यूज नहीं कर रहा है, या तो फिर उसके जो फर्म के बिजनेस कनेक्शंस हैं उनको वो पर्सनल कॉम्पिटेटिंग बिजनेस करने के लिए यूज कर रहा है। तो 16 के क्लोज ए में यही था, इफ ए पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म, और उसको फर्म को वापस करना होगा वो पैसा। क्लोज भी क्या कहता है, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, जैसे इसमें यहाँ पे कपड़ा बनाने वाला फर्म हमने लिया था एक्स वाई जेड, और एक्स अगर पार्टनर जो है वो सेम कॉम्पीटिंग बिजनेस करता है साइड बाई साइड, तो वो भी नहीं कर सकता, और जो भी प्रॉफिट ये अर्न करेगा उस बिजनेस से वो भी फर्म को ही देना पड़ेगा उसको। सेम नेचर एज एंड competing विद द फर्म, ही shall अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस, और उस बिजनेस में जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा ना वो सारा का सारा फर्म को देना पड़ेगा। अब सेक्शन 17 कहता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। राइट और ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की अगर फर्म के अंदर किसी तरीके का चेंज होता है? ये 3 तरीके के चेंज की बात करता है, और उस चेंज होने की वजह से क्या राइट और लाइबिलिटीज में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको देखते हैं। सेक्शन 17 क्लोज ए। देखो, सेक्शन 17 और सेक्शन 16 दोनों में ही लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ दूसरी लिखी हुई है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि एक्स जो है ये बिजनेस कर सकता है साथ में, मतलब अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सकता है, तो सेक्शन 16 अफेक्ट नहीं होगा। और ऐसे ही सेम सेक्शन 17 में भी है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर उनके जो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरी टर्म्स लिखी हैं तो वो प्रिवेल करेंगी, ना कि ये सेक्शन। अब क्लोज ए क्या कहता है, वेयर ए चेंज अक्कर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर्स थे, अब ए पार्टनर, एक और पार्टनर इसके अंदर आ गया है, तो क्या एक्स वाई जेड के जो म्यूचुअल रिलेशन है, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज थी, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन्स द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, सारे के सारे राइट एंड लाइबिलिटीज जो कि चेंज से पहले थे, एज फार एज मे बी। ये प्रोविजन इसमें ऐड क्यों किया गया है एक्ट के अंदर? ताकि ऐसा ना हो कि अगर कोई एक नया पार्टनर आ जाए और जो पुराना पार्टनर है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने से मना कर दे, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने से मना कर दे। तो इसलिए एक्सप्लिसिटली ये प्रोविजन लिखा गया है कि अगर इनकमिंग कोई पार्टनर है उसकी वजह से फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब जो फर्म में पहले जितने मेंबर थे वो बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, या तो कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो उससे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उन पार्टनर्स हैं, उनके राइट एंड लाइबिलिटीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब चलते हैं क्लोज बी पे। क्लोज बी कहता है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म,
इसका मतलब क्या है, देखो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में हमने पढ़ा कि सेक्शन 7 जो है पार्टनरशिप एट विल की बात करता है, मतलब एक्स और वाई दो पर्सन साथ में पार्टनर बने और उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि वो कितने टाइम पीरियड तक ये पार्टनरशिप फर्म में रहेंगे, तो वो होती है पार्टनरशिप एट विल, मतलब उनकी मर्जी मन मर्जी तक वो पार्टनरशिप चलेगी। अगर उन दोनों में से कोई भी एक पर्सन रिटर्न में लिख कर दे देता है कि ये पार्टनरशिप ख़त्म करनी, तो वो पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाएगी। ऐसे ही सेक्शन 8 के अंदर लिखा गया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है, एक्स और वाई को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि उसको एक बिल्डिंग इरेक्ट करनी है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो उन्होंने पार्टनरशिप की कि हम ये बिल्डिंग बनने तक ही पार्टनर बनेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम को ध्यान में रखते हुए वो पार्टनरशिप में आए, तो वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो क्लोज बी कहता है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द फर्म, जब टर्म पर्टिकुलर पार्टनर की वो जो टर्म है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद उनके राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे। वेर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same। वो एक्स और वाई ने पार्टनरशिप की थी कि हम ये एक बिल्डिंग बनाने तक ही पार्टनर रहेंगे, हो सकता है उनको बाद में दोबारा किसी दूसरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या फिर और कोई वो साथ में बिजनेस में एंगेज हो जाए, उसी पार्टनरशिप को उन्होंने क्या किया है, कंटिन्यू किया है। तो उन्होंने जब उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया है, तो क्या उनके राइट और लाइबिलिटीज़ में कोई डिफरेंस आएगा, तो सेक्शन 17 का क्लोज भी कहता है कि वो सेम रहेंगे, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, as they were before the expiry and so far as they may be constituted with the incident of partnership at will, और वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सेक्शन 17 का क्लोज सी कहता है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, कि सपोज करो एक फर्म है XYZ, वो सिर्फ पेन बनाती है, ठीक है, पेन बनाने का उन्होंने एक वेंचर शुरू किया और बाद में उनको ये प्रॉफिटेबल लगा, तो उन्होंने सोचा कि साथ में और भी स्टेशनरी मटेरियल्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं। वो नोटबुक बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने पेंसिल बनाना शुरू कर दिया। तो क्या इन एडिशनल वेंचर्स को साथ में करने की वजह से क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटी में कोई भी चेंज आएगा, उनके म्यूचुअल राइट्स में कोई चेंज आएगा। वेर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर or undertaking carry out that other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of other adventure or undertaking are same as those in the respect of the original venture। तो इनके रिस्पेक्ट में भी जो पेंसिल बनाना है या फिर नोटबुक बनाना है या कोई और मटेरियल जो स्टेशनरी का है वो बनाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी उनकी जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी सेम रहेंगी। जस्ट बिकॉज कि वो नया एक और वेंचर साथ में करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी राइट ड्यूटीज़ और वो चेंज हो जाएंगी। आई होप आपको दोनों सेक्शन जरूर समझ में आए होंगे, 16 और 17। इसी के साथ ये जो चैप्टर 3 है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर 9 to 17 कंप्लीट हो जाता है और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच।